हेलो बच्चों, आज पॉलिटी के एक बहुत ही रिलेवेंट मैटर पर आज हम बात करेंगे। वो है मानवाधिकार कानून के बारे में। जो मानवाधिकार कानून है, उनके लिए जो आयोग का गठन किया गया है, उसमें 2019 में संशोधन किया गया, उसमें परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए वो रिलेवेंट बनता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो छात्र पॉलिटी के पढ़ रहे हैं, इन सब सेगमेंट्स को लोग छोड़ देते हैं, ट्रेडिशनल पढ़ते रहते हैं और इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है मानवाधिकार आयोग। और देखिएगा, प्रशासन में बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपने डीएसपी दिया है तो ज़रूर पूछे जाते हैं। क्योंकि वो क्राइम्स जितने भी बढ़ते जा रहे हैं तो पुलिस भी कार्रवाई करती है, और उसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो फेक इनकाउंटर कर दिया। ठीक है, इसमें मानवाधिकार आयोग जो बहुत सक्रिय रहता है, इन सब पर प्रश्न आते हैं। तो स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछने लगा इन सब चीज़ों पर तो बोलेगा अच्छा मानवाधिकार आयोग का क्या स्ट्रक्चर है बताइए। तो मानवाधिकार आयोग को अच्छे से आदमी को पढ़ाई करनी चाहिए, और जब से गठन हुआ तब से लेके अब तक क्या क्या संशोधन हुए, क्या क्या उसके इम्पैक्ट हैं, इन सब पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम लोग ये बात जाने कि मानवाधिकार कहते किसको है। क्या भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में कोई भिन्नता है? पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार तो था ही, तो मानवाधिकार की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मतलब है मानवाधिकार का? देखिए, संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वे हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार की परिधि बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, लेकिन मानवाधिकार इन देश की सीमाओं से में बांधा नहीं जा सकता। मानव के लिए जो प्राकृतिक अधिकार प्रदान है मानवाधिकार होते हैं। वे अधिकार जो व्यक्तियों को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं और मनुष्य के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं, मानवाधिकार कहलाते हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स के लिए का जो अधिकार होगा प्राप्त करने के लिए मानवाधिकार होगा। ठीक है, मानवाधिकार वास्तव में नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जो समग्र व्यक्तित्व विकास, देखिए समग्र व्यक्तित्व विकास, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। सामाजिक विकास, सर्वहित कल्याण, मतलब सबों के लिए कल्याण की बातें करना, एवं लोकतंत्र की सफलता के लिए एक अनिवार्य तत्व है। यानी कि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बिना मानवाधिकार के नहीं संभव है। ठीक है, सामाजिक विकास, समाज के सभी वर्गों का विकास बिना मानवाधिकार के किसी तरह नहीं। मानवाधिकार में सभी का अधिकार, बच्चों से लेकर के वृद्धों तक के जो प्रक्रियाओं में जितनी आती है सभी मानवाधिकार की परिधि में आते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए अधिनियम जो है 1993 में बनाया गया और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 1993। ठीक है, अब ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि क्या मानवाधिकार एक संवैधानिक आयोग है? तो संविधान में तो इसकी चर्चा नहीं है। इसको तो संसद के द्वारा विधिक बनाया गया, कानून बनाया गया, इसलिए इसको सांविधिक अधिकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा,
सांविधिक, लीगली है, लीगल है, लेकिन हाँ, अगर शब्दों को ध्यान रखना, गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं, सांविधिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे जो है 2006 से ईस्वी में तथा 2019 में इसमें संशोधन किया गया। यह आयोग देश में मानवाधिकारों के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तब आपसे पूछा जा सकता है कि मानवाधिकारों का प्रहरी किस आयोग को कहा जाता है? ठीक है, मानवाधिकार आयोग को कहते हैं। प्रहरी मतलब, अब इसमें देखिएगा, वॉच करता है ये कि आप किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ। इवन कोई अपराधी भी क्यों ना हो, अपराध के कानून के अनुसार सजा देने का प्रावधान है, उसमें दंड का प्रावधान जरूर है, दिया गया है। आईपीसी की धारा दी गई, सीआरपीसी की धारा दी गई, उसके तहत उसको दंड देना है। पुलिस का काम अपराध पर नियंत्रण करना है और उसको दंड दिलवाने में कोर्ट तक पहुंचाना है, सशरीर उसको कोर्ट को सौंप देना। न्यायालय जो है उसको सजा देगी, दंड देने का काम पुलिस व्यवस्था का नहीं। लेकिन पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण अपनी जो दायरा है उससे ज़्यादा जा करके कार्य करती है, तो इसमें मानवाधिकार सक्रिय हो जाता है। इनकाउंटर के संबंध में अक्सर पुलिस पर ये आरोप लगते हैं कि आपने मानवाधिकार का हनन किया है। अब इसमें बात सही है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करना संविधान का कर्तव्य है, और इसके तहत आप देखेंगे कि इसीलिए आप देखिएगा कि अनुच्छेद 21 को बहुत विस्तारित किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, अब उसी को लेकर के आगे बढ़ा और 21 का अंग बनाते चला गया। क्योंकि 21 जो है कभी भी स्थगित नहीं होता है, तो मानव अधिकारों को अगर देखें आप, तो सबसे ज़्यादा अगर मूल अधिकार में कौन प्रतिकित करता है तो वो है अनुच्छेद 21। ठीक है, उसमें सभी अधिकार है, जिसको मैंने विस्तार से आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, अब इस आयोग के संगठन पे आते, मानवाधिकार आयोग जो बनाया गया इसके संगठन पे आते। इसका जो मानवाधिकार आयोग के जो संगठन है उसमें एक अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ये जो अध्यक्ष होंगे, जो बना था जिस समय कानून, उसमें था कि ये जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के पद से जो सेवानिवृत्त होंगे उन्हें ही इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, 2019 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, अब कहा गया कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश का जो शर्त रखी गई थी, अब उस शर्त को से इसको मुक्ति मिल गई है, उसको अलग कर दिया गया, कोई भी बन सकता है। ठीक है, दूसरा है कि कोई जो सदस्य नियुक्त होगा उसके संबंध में क्या क्या किया गया। तो एक सदस्य जो होगा वो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कोई भी न्यायाधीश को एक सदस्य बनाया जाएगा। इसमें सदस्य और अध्यक्ष दोनों को क्वालिफिकेशंस में कोई अंतर नहीं रखा गया। ठीक है, एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। मतलब एक जो सदस्य होगा वो हाई कोर्ट का कार्यरत। अब देखिए इसमें अंतर क्या किया गया, कार्यरत वाला जोड़ा गया, उसमें केवल अध्यक्ष वाले में सेवानिवृत्त। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश, कोई भी पूर्व न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन इसमें कार्यरत है। यहीं पर ये अभी इस पर आरोप लग रहे हैं। जो संविधान के बहुत जानकार हैं और उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे ये जो है क्लॉज ये सही नहीं है। आप बॉडी जब बना रहे हो इसमें सेवानिवृत्त वाला
जो होना चाहिए कार्यरत वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्यरत वाले अगर होंगे तो इसका मतलब नियुक्ति जो की जाएगी वो सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जरूर करते हैं लेकिन सरकार करती है, यानी सरकार को खुश करने के लिए वो काम करेंगे। यहाँ पे ही दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद दो अनुभवी व्यक्ति जो मानवाधिकार के जानकार होंगे ये नियुक्त किए जाते थे। दो जो मानवाधिकार के विशेषज्ञ होंगे, जो जानते हैं कानून के बारे में, जो मानवाधिकार के लिए काम करते हैं, ठीक है, उन सबको नियुक्त किया जाएगा, विशिष्ट व्यक्तियों को। इसको अब 3 कर दिया गया, यानी 2 की जगह अब 3 नियुक्त होंगे। 2019 में इसका संशोधन हुआ, इसमें थोड़ा विस्तार किया गया, तो इसमें 3 होंगे। तो जो 3 होंगे उसमें एक और जोड़ा गया कि एक उसमें महिला अनिवार्य रूप से होंगी, ठीक है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया। देखिए ध्यान में रखिएगा, एक महिला अनिवार्य रूप से किया गया, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही महिला होगी। विशेषज्ञ में 2 चुना गया या कोई महिला न्यायाधीश को चुन लिया गया, वो इसके अंतर्गत में नहीं आएगा। एक तो अनिवार्य रूप से महिला का सीट होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त आप अगर उसको चुनना चुन लीजिए, ठीक है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक यही रखना, ये बाध्यता नहीं। एक सीट जो होगी वो महिला विशेषज्ञ की निश्चित रूप से होगी। इन ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त 4 अंशकालिक सदस्यों का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें 2019 में इसमें भी परिवर्तन किया गया। पहले 4 थे, ठीक है, पहले अगर आप देखें तो एक मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जो अध्यक्ष का पद था, मुख्य न्यायाधीश वाला, एक वो था, और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का, ठीक है, 3, और 2 जो थे जो विशेषज्ञ थे, यानी 5 सदस्यीय जो पूर्णकालिक सदस्य थे। अब ये उसमें एक वृद्धि कर दी गई, तो अब 6 हो गए, 3, 2, 1 4, 1 5, 1 6, 6 सदस्यीय पूर्णकालिक हो गया, ठीक है। अंशकालिक में 4 लोग थे, अब 4 की जगह 7 कर दिया गया, ठीक है, यानी 7 और 5 12, ठीक है, 7 पदेन होंगे। अब इस 7 पदेन में सदस्य जो होंगे, ये पदेन सदस्य अंशकालिक इसलिए बोला कि पदेन जो सदस्य होते हैं इन लोगों का, जब तक वो पद पर उस पे हैं तब तक वो रहेंगे इसके सदस्य, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, जो उस पद पे होगा वो उसका सदस्य होगा, ठीक है। अब वो कौन कौन से जगह, ध्यान में रखिएगा, यहीं पर इंपॉर्टेंट बनता है, और ये इस बार बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है मेरे दिमाग से, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पहले कौन थे वो मैं बताऊं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल जो है SCC यानी शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है, ठीक है, उसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, ठीक है, नेशनल जो है अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो कमीशन की बात की जा रही। और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिला, ये 4 का रिप्रेजेंटेशन सभी आयोग के। राष्ट्र के स्तर पर शीर्षस्थ संस्था है जो कि काम करती है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, सब संवैधानिक संस्था, ठीक है। अब देखिए इसमें 5, 6, 7 क्या जोड़े गए। 4 तो ये थे, पहले से चले आ रहे थे 1993 से। 3 इसमें और जोड़े गए। एक जो अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो ये हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। इसके बाद अब देखिए 2021 में हम लोग जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग पूरा ईयर को मनाने वाले हैं।
तो इस तरह से बाल संरक्षण के लिए जो आप लोग ILO का डायरेक्शन था अभिसमय 182, अब उसको अभिसमय 182 को बहुत विस्तारित किया गया, पूरे विश्व में इसको लागू किया गया। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है उसको इसमें इंक्लूड किया गया। फिर विकलांगों के लिए जो मुख्य आयुक्त है, जो चीफ कमिश्नर ऑफ जो डिसेबिलिटीज पर्सन्स के लिए बनाए गए हैं रहते हैं, उनको इसका सदस्य बनाया गया। यानी विकलांगों को भी संरक्षण दी गई, बाल संरक्षण को संरक्षण दी गई, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग को आयोग को। ये 3 आयोग, 2 और 1 जो है कमिश्नर वाला रैंक के लोग में जो सदस्य रहते हैं इस डिपार्टमेंट के डिसेबिलिटीज को, इसको इसमें अंग दी गई थी। यानी 7 जो सदस्य जो है ये पदेन होंगे, जो इस पद पर होगा वो होगा, ठीक है। इसलिए इसको अंशकालिक इसीलिए कहा कि इसका टेन्योर कोई निश्चित नहीं है, वो लंबे पीरियड से भी हो सकते हैं, कम पीरियड से भी हो सकते हैं, क्योंकि पदेन है, ठीक है। अब हम इसके बारे में कार्यकाल के बारे में आते हैं। कार्यकाल के संबंध में आप अगर देखें तो NHRC का जो के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है, जो कि मैंने बताया कि जो सदस्य जो होंगे, जो पूर्णकालिक सदस्य जो हैं, उन पूर्णकालिक सदस्यों का जो कार्यकाल है वो पहले 5 वर्ष था, इसको घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने पर इसमें दोबारा पुनर्नियुक्ति के लिए भी वो एलिजिबल बना दिया गया। अब ये बेटा ये जो है यही गड़बड़ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लगती है कि यहाँ पे सरकार जो है अतिरिक्त, देखिए ये जहाँ पुनर्नियुक्ति वाली शब्द आती है, पहले क्या था कि पुनर्नियुक्ति नहीं, ठीक है, कि आप सरकार के गुड बुक में होंगे तभी आप इसमें बनाए जाएंगे, ये अच्छी है कि चलिए कोई भी सरकार बनती है, लेकिन जैसे ही वो बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, इसके बाद वो फिर रिटायर होने के बाद, उस पद से हटने के बाद, एक टेन्योर के बाद, 5 ईयर्स के बाद फिर उनका की कोई बाध्यता नहीं रह जाती है, उनको हटाने की प्रक्रिया कठिन होती है। इसलिए बहुत हद तक वो सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट अपनी रहती है। लेकिन अगर इस क्लाउज को आपने रख दिया कि पुनर्नियुक्ति होगी, तो वो फिर से नियुक्त होने के चक्कर में निश्चित रूप से सरकार को खुश करेगा। ये होता, निश्चित रूप से होता। अब संविधान में इस प्रकार के परिवर्तन करने के पीछे क्या रीजंस है, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। यहाँ पे होना ये नहीं चाहिए था। ऐसे पदों को जैसे CAG, ठीक है, CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अब इस CAG के ये सरकार जब इन पर किसी को नियुक्त करती है, फिर वो सरकार के ही कार्यों की वित्तीय जांच करता। अब आप CAG को पद में बनाया गया कि CAG एक बार नियुक्त हो गए, इसके बाद आप कहीं नियुक्त नहीं हो सकते। अब यहाँ भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, यहाँ भी चेंजेस कर दिया गया। कभी ऐसा नहीं था प्रैक्टिस में कि कभी भी वो किसी CAG को बनाया गया हो बाद में, लेकिन देखिए विनोद राय जी को बना दिया गया, बाद में CAG थे। अब यही प्रश्न लगता है कि आपको जो विनोद राय जी हैं, आप देखिए उस समय जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बहुत सारे घोटाले के उजागर करने का श्रेय विनोद राय जी को जाता है। चाहे कोई भी कोयला वाला कोलगोट घोटाला हो, चाहे किसी भी घोटाले की बात कर लीजिए, सब CAG ने ही किया। और अब जो है देखिएगा एक एक करके तमाम घोटाले जो हैं उस सब को में न्यायालय का जो डिसीजन आ रहा है, उसमें जो मनमोहन सरकार है उनको बरी किया जा रहा है। अब किसके ऊपर हुआ था? विनोद राय जी की। और विनोद राय जी को आपने आते ही आपने विनोद राय जी को किसी अन्य पद पर नियुक्त कर दिया। CAG के साथ शर्त है कि CAG जो भी बनेगा उस सेवानिवृत्ति के बाद, CAG जो से हटने के बाद वो किसी भी पद पर नहीं जाएंगे। तो ये साफ लगता है कि ये इस प्रकार की अगर नज़ीर आपने दे दी
तो अगले कोई भी सरकार आएगी वो भी अगर आपको अभी की सरकार के ऊपर में भी सीएजी को अपनी पक्ष में कर ले और कहे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो आपको और दूसरा पद दे दूंगा, तो ये तो दुरुपयोग होगा, ये कतई नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं आयोग के कार्यों पर। अब हम आते हैं मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है। तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार का जो उल्लंघन की जो प्रार्थना पहुंचती हो और वह उसकी अवहेलना कर रहा हो तो उसकी स्वयं जांच करना या न्यायालय को आदेश देना कि आप इसकी जांच कराएं। देखिए, मानवाधिकार आयोग को दंड देने का ये सब प्रावधान नहीं, वो सिर्फ रिकमेंडेशन करता। अगर कोई लोक सेवक इसका उल्लंघन किया, लोक सेवक में सभी आ जाते हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने पुलिस अधिकारी हैं, सभी आ जाते हैं। अगर उसने किया तो उनके खिलाफ वो न्यायालय में जांच के आदेश दे सकते हैं कि आप जो है इसका जांच करा लीजिए और इसमें अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको दंड दीजिए। आयोग को कोई दंड देने का अधिकार नहीं बनाया गया। जेलों या बंदी गृह, जेलों में जाते हैं, किसी बंदी गृह में जाते हैं या किसी थाने के में भी जा सकते हैं, बंदी गृह बनाया गया है, ठीक है। वहाँ किसी का भी अगर मानवाधिकार हनन का बात आता है तो वहाँ पे वो पहुँचते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ की स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे भी विजिट कर सकते हैं और उससे अध्ययन कर सकते हैं जेल में जा कर के, ठीक है, कि कहीं वहाँ किसी को टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा, किसी मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। पूरा अध्ययन करते हैं और उसकी रिपोर्ट भी देते हैं और उसके संबंध में सिफारिश भी करते हैं, सरकार को भी सिफारिश करते हैं। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। यहाँ इवन आतंकवादी के भी मानवाधिकार हैं, ध्यान में रखिएगा। किसी भी आतंकवादी के भी अपने मानवाधिकार हैं, उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक प्रोसीड्योर, उसके तहत उसको सजा मिलेगी, चाहे फांसी की सजा काहे नहीं, ठीक है। लेकिन पहले उसके मानव के जो मूल अधिकार होने चाहिए, मानव के जो होने के अधिकार होने चाहिए, वो तो किसी को भी प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके लिए कंट्रोवर्सी होती रहती है, तमाम है कि अपराधियों को जो है कभी कभी कहा जाता है कि अपराधी जो होते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में है या कोई रेप के केसेस करने वाले तमाम अपराधी होते हैं, उनको चौराहे पे खड़ा करके मार देना चाहिए। बहुत कंट्री में है, अरब कंट्री वगैरह में है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं, ठीक है। जब तक सिद्ध ना हो जाए कि अपराधी है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं होता। कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ यही है, गांधी जी भी कहते अपराध व्यक्ति नहीं करता, उसमें प्रवृत्ति होती है। अपराध की प्रवृत्ति को मारना और उसको दंड देना अधिकार है, उसी को दंड दिया जाता है। अपराधी से अपराध हो जाते हैं तो उसमें आपराधिक प्रवृत्ति है और दंड देने के पीछे भी यही रीजन है। दंड क्या होता है? उसको एक एहसास दिलवाना, उसकी प्रवृत्ति जो है उसको खत्म करना, ठीक है। अपराधी को खत्म करना प्रवृत्ति नहीं, अपराध की प्रवृत्ति को खत्म करना, ठीक है। और इसी को लेकर के देखिए कितना काम किया था हमारे जो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी किरण बेदी जी। किरण बेदी जी को शासन ने बहुत सेंटिंग पोस्ट दे दिया, कहा जाओ तिहाड़ जेल। और तिहाड़ जेल में देखिए उन्होंने क्या काम किया। तिहाड़ जेल में उन्होंने कैदियों के संबंध में वो बिल्कुल एक रिनोवेटिव जो है आइडिया लेकर आए और उसके बाद वहाँ पर कल्याणकारी काम किया और अपराध की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए उसके माइंडसेट को भी चेंज करना शुरू कर दिया और सबको सकारात्मक कार्यों में लगा दिया और एक नई जिंदगी जीने के लिए सब लोग को प्रेरित किया। अब देखिए उनके उस कार्य के लिए उनको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिल गया। पिछले कांग्रेस के शासन काल में, इंदिरा गांधी के शासन काल में उनको बहुत शैक किया गया, क्योंकि बहुत वो लड़ाकू प्रवृत्ति की थी और बहुत शासन के विरुद्ध भी जाकर के बहुत कार्य कर देती थी, उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करती। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी का जो प्रधानमंत्री थी और उनकी गाड़ी जो है वो पार्किंग के जगह पर नहीं लगी हुई थी और वो यातायात वाले में थी। उन्होंने
एसपी थी उस समय, उन्होंने उठवा लिया क्रेन से उनके गाड़ी को, फाइन भी किया, ठीक है, इसलिए उनको क्रेन बेदी भी कहते हैं। उसी समय नाम पड़ा, किरण से क्रेन बेदी, ठीक है। चलिए ये तो बातें हुई। इसलिए कोई भी आदमी को देखिए, काम जो भी मिलता है उस काम में आप नए चीज़ों को लेकर के आते हो, आपके काम करने की शैली आपको दिखाई पड़ती है, आपकी सोच दिखाई पड़ती है और कहीं ना कहीं आपको विशिष्ट कर देती है अन्यों से, ठीक है। इसके बाद है पुलिस के द्वारा अपराधियों के साथ किए गए मानवाधिकार के मामलों की जांच करना। और इसे देखिए, इसमें पुलिस वाले में एक और किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया कि महिलाओं को के विषय संबंध में विशेष रूप से है कि किसी महिला जो और बच्चे लोगों को तो नहीं खाने में रखना भी नहीं है, बच्चे को तो भेज देना है वो बाल गृहों में, सुधार गृहों में। और जो महिलाएं होती हैं, अगर कोई अपराध हुआ उनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने का जो समय होगा वो उन्होंने निर्धारित किया कि आप रात्रि से लेकर मॉर्निंग के सुबह तक में आप उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसा करना ही पड़ा कि अपराध हो जाएगी, प्रवृत्ति ऐसे है कि लगता है कि किसी और के भी जान का खतरा हो सकता है, तो फिर उसके लिए आपको सूचना देनी है, अनुमति लेनी है, उसके बाद ही करनी है। और कोई महिला ही उनको गिरफ्तार करके रख सकती है, ये बहुत, और उसकी तुरंत सूचना मानवाधिकार आयोग को भी देनी है। देखिए इस, और किसी की भी मृत्यु अगर हो जाती है कस्टडी में तो 24 घंटे के अंदर में एसपी को और या डीएम को, दोनों को दिया गया है कि आप तुरंत मानवाधिकार जो है आयोग के अध्यक्ष को या किसी सदस्य को आप तुरंत अविलंब सूचना देंगे, ठीक है, वो उसकी जांच करेगा। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि जितने भी हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो दस्तावेज हैं उसका अध्ययन करना और उनकी सिफारिशों को लागू करना, ये भी काम है मानवाधिकार आयोग का। जनमानस में मानवाधिकार की जानकारी फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानवाधिकार के बारे में जानें, तो इस प्रकार के मानवाधिकार के संबंध में जानकारियाँ देना और उनकी सुरक्षा के उपाय सुझाना। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो एनजीओज कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिल करके और इसको और से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ठीक है, उनको प्रोत्साहन देना। मानवाधिकार के क्षेत्रों में जो शोध के काम हो रहे हैं उसको बढ़ावा देना, ये सब मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं, ठीक है। आप देखिए कार्यों को, चूँकि कार्य आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने कार्य को लिखा कि चूँकि पूरी गठन और कार्य संबंधित देगा, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव्स के छात्र हैं उनके लिए मैंने दे दिया, ये मैं नोट्स भी दे रहा हूँ आप लोग को। इसमें जो वर्तमान में या ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो या फिर इंटरव्यू के लिए भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो इसके प्रथम अध्यक्ष पहले पूछा जा सकता है कि कौन थे 1993 में, तो जस्टिस एएस आनंद, ठीक है, और वर्तमान में जस्टिस एचएल दत्तू, ठीक है, एचएल दत्तू साहब इसके हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो माइकल बेचलेट हैं, ठीक है। और बिहार के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा। जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ये अभी नियुक्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी के जो इंटरव्यूअर्स हैं उनसे ये फैक्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी के जो पीटी हैं उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बहुत दिनों बाद कार्यकारी बने हुए थे, लेकिन अब इनको बनाया गया है, जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ये हमारे मानवाधिकार आयोग पर मैंने एक चर्चा की, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और विस्तार से आपको अगर पढ़ना है तो और पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे लगता है अगर इतनी बातें अगर याद रखें आप तो मेंस में भी प्रश्न आपसे लिखे जाएंगे। जो विवादास्पद पहलू है मैंने उस पर भी चर्चा की। आलोचनात्मक परीक्षण आया तो आप आलोचना करते हुए इसको लिख देंगे, जहाँ आलोचना करनी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये तो रहा मेरा मानवाधिकार आयोग पर, ठीक है बेटा। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि मुझे पता चले कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं और इस संबंध में वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। अगर आप नहीं देखोगे, नहीं पसंद करोगे, तो मैं समझूंगा कि शायद लगता है मैंने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया। तो इसमें आप सुझाव भी लिख सकते हैं कि आपके सुझाव मैं मानता हूँ, मैं आलोचना पसंद करता हूँ,
ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आलोचना करेंगे तो मुझे बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि एक आलोचक ही होता है जो पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। मुझे आगे बढ़ाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।